8. राहुल, हम लोग इतने दिनों से पैरानॉर्मल के एपिसोड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और न जाने कितने ही एंटिटीज और उनसे जुड़ी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जी। आज का जो एपिसोड है वो मैं चाहता हूं कि कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करें या फिर कुछ इस टॉपिक पे रिकॉर्ड करें जो आम इंसान भी बहुत इजीली समझ पाए। और वो टॉपिक है मैजिकल ऑर्ब्स या स्पिरिट ऑर्ब्स के बारे में। जी। बड़ा अजीब सा है सुनने में, लेकिन एक बार एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें आज से करीब 10 साल पहले उस वीडियो में क्या था कि रात के अंधेरे में कुछ लोग ऐसे ही जा रहे थे और सामने शमशान घाट था, समथिंग लाइक दैट। तो वो वीडियो में बोलते हुए जा रहे हैं कि आज हम शमशान घाट आ गए, जो भी मजाक उड़ाने के पर्पस से समथिंग। तो अचानक से क्या हुआ कि उनके सामने एकदम से कुछ धुआं जैसा आया, मतलब उनको अचानक से कुछ हेलुसिनेट टाइप का हुआ। जी। अब जब वीडियो को प्ले किया गया राहुल, तो उन्होंने क्या पाया कि उनके सामने से एक बॉल गई है गुजर के। ये ऐसा वीडियो में आया है कि बॉल गई है। जब उस वीडियो को उन्होंने स्लो करके देखा तो उन्हें लगा कि कोई ऐसा एनर्जी का जो ऑर्ब होता है, ऑर्ब का मतलब एक होता है राउंड शेप, ठीक है, जी जी, एनर्जी का एक लाइट का गोला टाइप, तो वो गया है। अब वहां पर लाइट का गोला कहां से आया? जी। इसके बाद से कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे, कुछ ऐसे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी, खुद जाकर वीडियो बनाई, तो उनको भी ये ऑर्ब कैद हो गया उनके कैमरे में। अच्छा, बाय द वे ये नॉर्मल कैमरे में भी कैद हो सकता है राहुल। सबसे अजीब सी बात ये है। अच्छा, ओके, मतलब डिजिटल कैमरा या फिल्म कैमरा की बात कर रहे हैं? नॉर्मल कैमरा जो हमारे फोन का कैमरा होता है उसमें भी कैद हो सकता है कैमरा में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जब आप इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होता है कि ये जो ऑर्ब है ये आ कहां से रहे। ये भी एक बहुत ज्यादा अजीब सी चीज होती है। कंटिन्यूअस ऐसे इंसिडेंट सामने आए। आप आज इस समय YouTube पर डाल के देख लीजिए, आप स्पिरिट ऑर्ब, लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगी और वो सब डिफाइन कर रहे हैं कि स्पिरिट ऑर्ब्स क्या है, स्पिरिट ऑर्ब्स क्या है। तो राहुल, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड से आते हैं, तो आपसे मुझे ये पूछना है कि आपकी नजर में एक ऑर्ब क्या होता है और कैसे ये हैपन हो सकता है नेचुरली। अब देखिए, जो भी ये बातें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे पहले कुछ बोलूं, ये थ्योरेटिकल ज्यादा है। अच्छा, बाय द वे ऐसा कहा जाता है कि एक फॉर्मर एक प्रीस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था चार्ल्स वेबस्टर लीड बीटर। तो इन्होंने साल 1903 में किताब लिखी थी द मैन विजिबल एंड इनविजिबल। ये एक ब्रिटिश प्रीस्ट थे और ये एक थियोसॉफिकल सोसाइटी होती है जहाँ पे बेसिकली थियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होता है, तो उसके मेंबर थे। तो उन्होंने ऑरास के ऊपर एक किताब लिखी थी 1903 में। ऑरा के ऊपर इंडिया में थे और काफी यहाँ पे जो है ना, ये जो सेंट्स और जो तांत्रिक किस्म के लोग होते हैं, इनसे इनकी बातचीत होती थी, इनका विचार विमर्श होता था। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सटल बॉडी। ओके। अब इसका सीन कुछ ऐसा है, अगर आप टेक्निकली इसको हम लोग समझें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, और जो हमारा ब्रेन इन वेन्स के थ्रू जो सिग्नल्स देता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर किसी भी वायर में एक इलेक्ट्रिसिटी जाती है या हमारी वेन्स में, अगर फॉर एग्जांपल अगर अपने केस में बात करें तो अपनी वेन्स में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं तो उसके अराउंड में एक ईएमएफ क्रिएट होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके। जिसको ये डिफाइन करते हैं एक किसी भी इंसान के ऑरा के शेप में, और वो ये कहते हैं कि वो लोगों की अलग अलग होती है उनकी स्टेट ऑफ बीइंग के हिसाब से। ओके। जो इंसान एकदम सुप्तावस्था में होता है, जब इंसान जब मरने वाला होता है तो उसकी ऑरा एकदम शिथिल पड़ जाती है जी। या जब इंसान एकदम अपनी बीइंग के प्राइम पे होता है जी, तो उसकी ऑरा एक अलग होती है। तो ये बेसिकली उनका फंडा था। अगर आप साइंटिफिकली ना भी देखें तो आप अगर एक कॉमन सेंस के हिसाब से बात करें जी, तो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं यार कि जो इंसान एकदम ब्राइट होता है तो उसकी इमेज एक अलग से नजर आती है, नूर दिखता है उसके चेहरे पे। नूर दिखता है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो एक कांति बोला गया उसको, शक्ल पे काया बोला गया है, नूर बोला गया है उर्दू में, ग्लो बोलते हैं आमतौर पे इंग्लिश में। तो वो चीज होती है, वो चीज नजर आती है। आज की भाषा में बड़ा कॉमन टर्म है वाइब। तो कोई इंसान होता है जो बहुत ज्यादा, जिसकी वाइब बहुत तगड़ी होती है, अगर आप मतलब बेसिकली कहने का मतलब वो वाइब्रेंट ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब ये लेकिन फिर बातें थ्योरेटिकल है जो कि काफी हद तक जस्ट दैट कि दे मेक सेंस। अगर इंसान है उसके अंदर एक
न्यूरॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी में जा रही है जी। कई बार ऐसा होता है कि ये आपकी बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, टच करते अचानक से करंट जैसा महसूस होता है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी बॉडी में है, तो दैट इप्सो फैक्टो मींस कि आपका कोई ना कोई एक फील्ड होगा जिसको आप ऑरा बोल ले रहे हैं। अब बिल्कुल, अब बहुत सारे लोग राहुल ऑरा को लेकर ये जो लंबा डिस्कशन है बहुत ज्यादा चलता है। आपने कभी ऐसे सुना है कि अरे उसका ऑरा बहुत नेगेटिव है, वो तांत्रिक है और ये बात मेरे को समझ में नहीं आती जी। बिल्कुल, ऑरा नेगेटिव या पॉजिटिव ये फिर लोगों का अपना अपना वो है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है मानने का। हाँ वही। यदि आप तंत्र के हिसाब से देखेंगे तो जो ऊर्जा स्तर इसको बोलते हैं ऑरा को, ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि हर इंसान का डिफरेंट होता है जैसे आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये कब ज्यादा अच्छा और एक्टिव माना गया है, ऐसा कहते हैं कि जब आप शांत मुद्रा में होते हैं, जब आप बिल्कुल शांत होते हैं, सुप्तावस्था नहीं। यहाँ मेरा थोड़ा सा यही मुझे ऐसा लगता है अर्श कि अब टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है जी, अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब आपके बॉडी के अंदर डायनेमिक ज्यादा है, तो कायदे से आपका जो ऑरा है, जो आप बेसिकली आपकी जो बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। सो दैट मींस आपका टिपिकली ऑरा तब ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए बात ये है लेकिन जस्ट इफ यू लेट मी कंप्लीट, बात ये कि जब फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग बुद्धा की फोटो देखते हैं, ठीक है, तो उनके शक्ल के आसपास एक ग्लोब दिखाया जाता है, या जब जीसस की बात होती है तो उनके पीछे दिखाया जाता है, एक बेसिकली आंख का एक बल्ब टाइप का, एक ऑब टाइप का दिखाया जाता है जी। तो आई थिंक यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य ये आपको बताने का कि ये अगर जब ये शांत रहते हैं तो भी इनके शरीर के आसपास एक एनर्जी का एक ऑरा, एक ऑर्ब रहता है। बिल्कुल। सो दे आर ऑलरेडी इन दैट डायनेमिक स्टेट इवन इन देयर रेस्टिंग फेज। ओके, तो ये आप हासिल कर सकते हैं, बट आप नेचुरली ऐसा होते हैं ऐसा नहीं होता शायद, मुझे लगता है। बिल्कुल, मतलब अगर आप तंत्र के हिसाब से भी देखेंगे तो आप नॉर्मली आप भगवानों को कैसे देखते हैं राहुल? पहले एक लाइट आती है, फिर उस लाइट में से धीरे धीरे एक परछाई आती है और भगवान ऐसे हाथ आशीर्वाद देते हैं, राइट? मतलब चमक रहा होता है उनका आभा, जिसको हम बोलते हैं ना, आभा बोलते हैं, शरीर की जो आभा होती है। यस। अब राहुल तंत्र के हिसाब से क्या होता है कि आपका शरीर जितना शांत होता है और आपकी स्पिरिट जितनी गतिमान होती है, ठीक है, आपकी जो चेतना है वो जितनी गतिमान होती है, उसी हिसाब से आपके ऊर्जा का स्तर डिफाइन होता है। चेतना गतिमान होती है मतलब चेतना डायनेमिक होती है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मतलब लेट सपोज आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका जो ध्यान है वो अनंत शून्य की तरफ चला गया। मैं थोड़ा सा इसको डीप लेकर जाऊंगा। तो अगर आपका जो ध्यान है वो शून्य के ऊपर चला गया है और आपने कुछ भी किया, जैसे भी आपका ध्यान का प्रोसेस है आपने किया, आप पूरी तरीके से उसमें इंटू हो गए। तो तंत्र में ऐसा कहते हैं कि आप किसी चीज में इंटू तब होते हैं जब आप ना रहें, मतलब आप और वो चीज एक हो जाएं। उदाहरण के तौर पे जब आप कोई साधना करते हैं तो साधना तब सफल मानी जाती है राहुल, जब तुम और साधना में कोई डिफरेंस ना हो। मतलब तुम जो साधना कर रहे हो और जो शक्ति तुम्हारे सामने आ रही है, तुम दोनों का तेज समान हो। यही मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वाइब्रेंसी दोनों की जब समान होती है, फ्रीक्वेंसी जब समान होती है, तब जाकर तुम उस एंटिटी को देख पाते हो। यही एक साधना का प्रोसेस है। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तुम्हारी बिल्कुल कम है, तो या तो तुम डर जाओगे और या तो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा भी होता है। इसीलिए तप और जप का नियम है हमारे शास्त्रों में कि आप जप और तप क्यों करते हैं? आप ऐसे ही बैठ जाओ, भगवान दिख जाएंगे आपको। पर द थिंग इज, जप और तप का मतलब ये होता है कि आप अपनी जो बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक हायर लेवल पर लेकर जाओ, वो धीरे धीरे उसको अप करते लेके जाओ, तब जाकर आप कहीं उन एंटिटीज का सामना कर पाओगे या उनको देख पाओगे। मेरा एक्चुअली जानना ही तो ये जप मतलब एज इन चैंटिंग जी, और तप एज इन बैठ के तपस्या करना या जो भी है जी, तो ये करने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी अगर आप फॉर एग्जांपल योग कर रहे हैं जी, और स्पेसिफिकली अगर आप हठ योग कर रहे हैं जी, जब आप बॉडी की ग्रेविटी के खिलाफ जाके पोजीशन लेते हैं, तब शायद आपकी बॉडी एक ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट में होती है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है आपको ऑरा बढ़ाने में या फिर ये? देखिए, ऑरा बढ़ाने का तंत्र के हिसाब से आप किसी भी डायनामिक्स में रहें, लेकिन जब तक आपकी चेतना उस डायनामिक से अपर नहीं है, उस डायनामिक के ऊपर नहीं है, ऊपर एज इन जो आप कर रहे हो, जैसे मान लो आपने हठ योग करा, आप उल्टा खड़े हो गए और आपने पलथी मार ली, उल्टा खड़े होके, सर के बल खड़े होके जी, ऐसे करके, तो जब तक आपकी चेतना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक आपका ऊर्जा का स्तर बनेगा ही नहीं। आप डायनामिक्स को कितना भी बना लो, क्योंकि हमारा जो शरीर है राहुल, मैं समझा नहीं इस बात को, मैं बताता हूं, क्योंकि हमारा जो शरीर है राहुल वो सिर्फ शरीर नहीं है, राइट? उसके अंदर चेतना भी है, उसके अंदर प्राणात्मा भी है, उसके अंदर जीवात्मा भी है,
तो उन सभी का एक साथ एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है यदि आपको उस डायनेमिक्स का, जो आपने डायनेमिक्स बनाया है, लेट सपोज आपने नमस्ते करा है, ठीक है, तो उस डायनेमिक्स का पूरा होना तभी संभव हो पाएगा जब आपकी स्पिरिट, ऊर्जा और प्राण आत्मा सब एक साथ उस जगह पर फिक्स होगी, उस पोजीशन को एक साथ कर रही होगी। यदि वो आई गेट द पॉइंट, लेकिन ये चीज तो हठ योग में भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, सारे योगों में हो सकती है, किसी भी योग में हो सकती है। ये किसी भी चीज में हो सकता है, बट मेरा श्रद्धा कि आप कौन सा योग लेते हैं, ये आपका अपना चॉइस है, ऐसा कुछ वो पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है। तंत्र का मतलब ये होता है राहुल, जो भी तंत्र आप अपनाएं उसमें अपनी प्राणात्मा, जीवात्मा और जो आपकी शून्य चेतना है, जो चेतना है, वो तीनों का काम एक साथ हो, तभी आपका ऊर्जा स्तर मेंटेन होता है, ऐसे कहते हैं। अब हम आते हैं लाइट ऑर्ब्स पर, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ऑरा की तो बात हमने कर ली कि इस तरह के ऑरा होते हैं। लाइट ऑर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं राहुल, कि जब आपका ऊर्जा स्तर, ये मैंने कई इंसानों में भी देखा है राहुल, आप जैसे गौतम बुद्ध की बात बता रहे हैं, तारापीठ में एक अघोरी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और राहुल कुछ चैनल वाले, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, काफी फेमस चैनल है, वो चैनल वाले आए और उस अघोरी को रिकॉर्ड करने लगे। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्ड किया उनका कैमरा टूट गया। 4 कैमरे लगाए थे, चारों कैमरे टूट गए, मतलब फूंक गए ऐसा करके। लेकिन एक और कैमरा था, उस कैमरे ने पता है क्या रिकॉर्ड किया, कि वो अघोरी बैठा हुआ है, पीछे शमशान की जो राख है वो उड़ रही है, चिताएं विताएं जल रही हैं, और अघोरी के आसपास ऑर्ब्स घूम रहे हैं, छोटे छोटे गोले गोले ऐसे करके। अब इन ऑर्ब्स को आप राहुल क्या नाम देंगे? वो भी ऐसे ऑर्ब्स जो सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और किसी के नहीं, क्योंकि और भी लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ ऐसे और अघोरी भी उन्होंने कैप्चर किए थे, पर उनमें से किसी भी अघोरी के आसपास वो ऑर्ब नहीं घूम रहे थे। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि इसको साइंस क्या डिफाइन करेगा? मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ जो मुझे समझ में आए, बट फिर भी मैं आपसे एक नॉर्मली लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा होगा। आई थिंक कहीं ना कहीं कोई नॉन फिजिकल एनर्जी वहां पे मौजूद है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, कुछ एक्स्ट्रा मौजूद है, राइट? कुछ शायद ऐसा एक्स्ट्रा मौजूद है। जब मैंने इसको और ज्यादा डीप स्टडी करा तो समझ में आया, वो जो अघोरी थे वो त्रिजटा अघोरी थे राहुल। और कहा जाता है त्रिजटा अघोरियों का जो ऊर्जा स्तर होता है वो बहुत ज्यादा सही होता है। मतलब आप उनके सामने जाओगे ना, आपको अपना ऊर्जा स्तर अच्छा लगने लगेगा, आपको अंदर से अच्छा फील होने लगेगा। अब आई डोंट जस्ट खाली उनकी प्रेजेंस में बैठ के, केवल प्रेजेंस में बातचीत करने से नहीं, खाली वहां बगल में बैठ के। ये मैं ओपन चैलेंज कहता हूँ सभी से, यदि जिंदगी में कभी कोई त्रिजटा अघोरी आपको मिलेगा तो आपको खुद से अच्छा लगने लगेगा, मतलब खराब नहीं लगेगा। नॉट जस्ट, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अब चलिए त्रिजटा अघोरी के का आपने एग्जांपल दिया, लेकिन मैंने अक्सर कई बार ऐसा देखा है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी खाली प्रेजेंस में बैठ करके आपको शायद वो एक शांति सी महसूस होती है। बिल्कुल, कई अगर लोग होते हैं आप उस चीज को लेकर सेंसिटिव हैं तो बिल्कुल, नॉट नेसेसरली कोई इंसान को एक कोई त्रिजटा अघोरी और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होएगा, कोई आम इंसान भी हो सकता है। वो कोई आम इंसान भी हो सकता है, कोई आम इंसान का भी ऊर्जा स्तर बहुत ज्यादा हो सकता है। ये जी बिल्कुल, उसके भी आसपास ऑर्ब्स मौजूद हो सकते हैं यदि वो रहेगा वहां पर। मैं एक इंसान की बात बताना चाहता हूँ, युवराज नाम है उसका, बच्चे का, और अभी 21 साल का है वो। जब वो 10 साल का था, आज से करीब 10-11 साल पहले की बात है, तो उसके बर्थडे पे मैं गया था। राहुल, मैंने ऐसा नोटिस किया, अच्छा उस समय ज्यादा मुझे आइडिया नहीं था इन सब के बारे में कि स्पिरिट ऑर्ब्स भी होते हैं, ज्यादा टेक्निकल नहीं घुसा था मैं, तंत्र में था पर टेक्निकल नहीं था। तो उस लड़के की फोटो खींची गई और जितनी फोटोज उसकी आई हैं, हर एक फोटो में कोई ऐसा गोला टाइप का उसके आसपास सर के पास घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। मुझे लगा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन कितनी बार, लाइट तो थी पूरी की पूरी जी, और बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से। आज भी वो उनसे मिलता है तो बहुत प्यार से मिलता है, बहुत ही सौम्य तरीके से मिलता है। तो शायद कहीं ना कहीं उसका ऑरा वैसा है नेचुरली। वो कोई साधक नहीं है, पहली बात, आम इंसान है। जी, बाय द वे, आपने जस्ट आज इस टॉपिक के बारे में जिक्र किया तो एक अजीब सी एक मेरी बचपन की याद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वो बिल्कुल, हम लोग उत्तराखंड से आते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग छोटे थे, जब वहां पे जाया करते थे अपने गांव में, तो हमारे गांव में एक लेडी हुआ करती थी, विशाखा जी उनको बोलते थे, और काफी बुजुर्ग लेडी थी। जब मैं बहुत छोटा था तो आई थिंक वो कुछ 60-70 साल की रही होंगी। और अब सीन क्या था, ये मैंने अपने बचपन में देखा है हमेशा, और ये मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है मेरे वो इमेज जो है। वो क्या करती थी, उन्हें बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। तो वो मतलब ऐसा पहाड़ वहाड़ के साइड में कहीं बैठ करके
काफल के पेड़ होते हैं वहाँ पे जी। तो उनके नीचे जब काफल का सीजन होता है, काफल एक फ्रूट होता है, बहुत हिट है उत्तराखंड में जी। तो उसके पेड़ के नीचे एक जगह थी उनकी स्पेसिफिक, वहां पे ऐसा बोरा लगा के उस पर बैठा करती थी और वो बजाती थी बांसुरी। और हम जब छोटे थे, बच्चे थे, खेलने जाते थे वहां पे तो अक्सर उन्हें देखा करते थे कि भैया बांसुरी बेचारी कहाँ से आवाज आई, चलो पता करते हैं। अब यार आप यकीन नहीं मानोगे यार, अब मुझे याद आती है चीज तो सोच के बड़ा अच्छा लगता है कि जो बांसुरी बजाती थी अजीब अजीब चीजें होती थी। ओके। उनके जिस पेड़ के नीचे वो बजाती थी वहां पे अचानक से बहुत सारी चिड़ियाएं आगे बढ़े आती थी। वो मैं देखता था गिलहरियां नीचे उतर आती थी जी। कई बार। एक बार तो ऐसा हो गया कि एक हिरन टाइप का होता है हम लोगों के यहाँ पे, टहलते टहलते वो आ गया, उसका अच्छा। बच्चा वो आया, बैठा, थोड़ी देर उनको देखा और चला गया। देखा उन्होंने, उसके सर पे पैट किया, वो चला गया वहां से जी। जबकि आप नॉर्मली किसी को देख लोगे हिरण के बच्चे को तो वो आपके देखते के साथ ही भाग लेगा। आई मीन वो एक दिन बैठी थी बांसुरी बजा रही थी तो मुझे याद है कि मस्त एक गिलहरी बैठी थी, वो आई थोड़ी देर में ऐसी कुछ बंदर टाइप का आया वो, और वहां पे कुछ वो फ्रूट टाइप के पड़े थे, काफली पड़े थे, उनको खाया, साथ में बैठे 2 मिनट से। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैजिक सा उनकी बांसुरी में है, वो आते हैं। समझ रहे हैं। और लेजेंड मैं आपको बताऊं अर्श की, मतलब उनके चेहरे पे जो ग्लो था, अब मुझे अब बड़ा हो गया हूं तो मुझे अपना, जैसे कहते ना जब कोई बच्चा होता है तो बच्चा उसके शक्ल पे एक अलग किस्म की स्मूथनेस होती है। जब आप छोटे थे, अब तो खैर में बड़े हो गए तो अजीब टाइप से हो गए, लेकिन जब छोटे थे तुम्हारी स्किन एक अलग किस्म से होती है, एक अलग किस्म की सॉफ्टनेस होती है हमारी स्किन में। बिल्कुल। वो 60-70 साल की थी और उनकी शक्ल में वही सॉफ्टनेस, ऐसा लग रहा है कि मान लो एकदम दूध से उनकी जो है इसकी उनकी शक्ल के अंदर की, चेहरे के अंदर की वेन्स दिखाई दे रही हैं जी। तो अजीब सा ग्लो था उनके अंदर। और आप सही बात है कि उनकी बस खाली उनके पास बैठने में ना ऐसा महसूस होता था कि आप हील हो रहे हो अंदर से, अपने आप हील हो रहे हो। उनका कुछ अगर आम भाषा में बोले तो उनकी ऑरा ही कुछ ऐसी थी कि वहां बैठ के ऐसा महसूस होता है कि आप अंदर से शुद्ध हो रहे हो। इस तरह के जो ऑरा के जो लोग होते हैं राहुल जी, ये बहुत अलग तरह की चीजों को डिफाइन करते हैं। मतलब मैं कई बार ऐसे लोगों से मिला हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली साधकों से मिलता रहता हूँ, तो कई ऐसे साधक होते हैं राहुल जो बहुत ज्यादा सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। और ऐसी सात्विक प्रवृत्ति के जब मैं हनुमान साधक से मिला था पहली बार, जो मैंने आपको जूनागढ़ के बारे में बताया था, जी, वो साधक इतने प्योर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं। मतलब नो ऑफेंस टू एनीथिंग, बट लग रहा था कि वो हनुमान जी, उनका हैवी एकदम शरीर और एकदम प्यारा सा चेहरा, दाढ़ी वाड़ी नहीं चेहरे पे, और बड़े प्यार से पूछ रहे हैं, हाथ जब रख रहे हैं तो एकदम कोमल सा हाथ उनका मेरे ऊपर आ रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मल्ल युद्ध वगैरह करते होंगे इधर पे। वो पहलवान टाइप के थे, बहुत भयंकर अखाड़ा बना हुआ था ना पूरा का पूरा राहुल। तो अब अगेन इसी के अपोजिट में हम आते हैं, जब मैं कपालिकों से मिला तो कपालिकों की जो ऊर्जा थी उससे मुझे बेवजह डर लगने लगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कपालिकों को जानता हूं तो मुझे डर लग रहा है, जी। बट मैं जब कपालिकों को बिल्कुल नहीं जानता था तो भी मुझे डर लगा उन लोगों से। तो भी मुझे एक ऐसा फियर्स वाला फीलिंग आया कि अरे यार, मतलब ये लोग ऐसा तो नहीं कहीं मेरा नुकसान ना कर दें। राहुल कहते हैं आपकी जो चेतना होती है, आपका जो अंदर का आत्मज्ञान होता है, उससे सब कुछ पता होता है कि कहाँ डर लग रहा है, कहाँ पर अच्छा लग रहा है। जैसे आपने बोला ना, बड़ा शुद्ध फील होता है, तो आपकी जो स्पिरिट होती है उसको सब कुछ पता होता है। अब यदि आप तंत्र की दृष्टि से देखेंगे, मैजिकल ऑर्ब्स वाले इंसानों की बात हो रही थी, तो इन दोनों में चाहे वो कपालिक हो, चाहे वो हनुमान साधक हो, चाहे वो जो आपने एक लेडी के बारे में बताया वो हो, उन सब का जो बाहरी ऑरा होगा जरूर उसमें ऑर्ब्स मौजूद होंगे, फॉर श्योर। मुझे ऐसा लगता है। मतलब ऑर्ब्स का कोई जात नहीं होता है कि भाई तुम गलत हो तुम सही हो। कपालिकों के भी चारों ओर ऑर्ब्स मौजूद हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। इट्स लाइक सेइंग कि जब आप कोई लाइट जब आप कोई आग जलाते हैं तो जो पहली फ्लेम आपको दिखाई देती है वो ब्लू कलर की होती है, बिल्कुल, और उसके ऊपर की जो होती है वो येलो कलर की होती है। यस। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है एक क्रिस्टोफ होप्स करके एक राइटर थे, आई एम नॉट वेरी श्योर उनका नाम अगर मैं सही ले रहा हूं, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें वो द इनर रेनबो करके किताब का नाम था, जिसमें उन्होंने जो जितने भी हमारी बॉडी में चक्र होते हैं उसका स्पेसिफिक कलर के हिसाब से बॉडी का एक डायग्राम बनाया हुआ था। जैसे लाइक वेरी सिंपली सेइंग, जैसे आपकी जब लाइट जलती है जी, और जब आप उसको प्रिज्म के थ्रू देखते हैं तो विबग्योर बनता है, वायलेट आइवरी, जो 7 अलग अलग रंग बनते हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी से भी विबग्योर एमिट होता है, ऐसा उनका कहना था। एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मेक्स सेंस, बिल्कुल। भाई अगर आपकी लाइट है आपकी बॉडी में भी, तो वो कहीं ना कहीं एक
अगर रिफ्लेक्ट भी कर रही है तो कहीं ना कहीं अलग अलग एक स्पेक्ट्रम क्रिएट कर रही है। जरूर क्रिएट करेगी, फॉर श्योर करेगी। एग्जैक्टली। अब राहुल, जैसे आप ये मुझे बता रहे हैं स्पेक्ट्रम क्रिएट करेगी, जब ये इंफ्रारेड कैमरेज की बात होती है, जितने भी कैमरे होते हैं जी, तो इसमें भी कैप्चर हुए हैं कई बार। मैं इतनी श्योरिटी से कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार खुद ने देखा है ये चीज। अच्छा, उस समय तक मैं क्या कैप्चर हुआ इंफ्रारेड में? ये जो स्पिरिट ऑर्ब्स होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये कैप्चर हुई है। नॉर्मल कैमरे में भी कैप्चर होते हैं राहुल। तो राहुल, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, प्रिज्म की बात कर रहे हैं जी, मैंने इनको नॉर्मल कैमरे में कैप्चर होते हुए देखा है कि मतलब बहुत ज्यादा ये जो स्पिरिट ऑर्ब्स हैं ये कैप्चर हो रहे हैं जी। प्रिज्म उनसे बनता है या नहीं बनता है वो मुझे कोई आइडिया नहीं, मतलब मैं ज्यादा इसमें हूं नहीं, बट मुझे इतना पता है कि वो जो कैमरे में जो ऑर्ब कलेक्ट हो जाते हैं तो शायद वो कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते होंगे कि आम इंसानों को दिख जाएं। लेकिन जब भी कभी ऑर्ब्स कलेक्ट हुए हैं राहुल, तो आम आंखों से दिखे नहीं है। वाई ऑलवेज डिजिटल, मेरे को ये नहीं समझ में आया आज तक। हालांकि आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, लेकिन आई थिंक शायद उसका रीजन ये होता होगा कि एक जो CMOS कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा, ओके, वो एक पिक्सेलेट में काम करता है। वो फ्रेम्स को पिक्सेलेट्स में जो 1080 हम लोग बोलते हैं, अलग अलग 1080 पिक्सेल्स, 1080 4K में जी, ज्यादा और होती है। तो हर पिक्सल जो होती है वो RGB के मिक्सचर से बनती है। ओके, तीन ही एलिमेंट जो है वो कैमरा समझ पाता है जी, जो प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू जी, और बाकी वो कलर्स इनके कॉम्बिनेशन से बनाता है। जी। दिस इज हाउ जो उसका जो पिक्सेलेट है, जो पिक्सेल्स हैं, वो वर्क करते हैं, एक इमेज को कैप्चर करता है, एक इमेज को हमारे तक पहुंचाता है, उसको कंस्ट्रक्ट करता है। ओके। तो शायद इस करके जो डिजिटल कैमरा होता है वो कलर्स को लेके ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर कोई उसमें वेरिएशन है हवा में, कलर्स में, तो प्रॉब्ली वो उसमें ज्यादा पकड़ पाता है शायद से। और ऑल्सो राहुल, एक मूवी आई थी 3 AM, ठीक है, रणविजय की मूवी थी वो। एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी मूवी है। उस मूवी में क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो रुद्रा मिल्स के बारे में उसमें दिखाया है, जो मुकेश मिल्स है मुंबई के, उसकी थोड़ी इन डेप्थ स्टोरी बताई है उसमें। प्लस उस मूवी में क्या होता है, एंड में जाके जब वो रणविजय कुछ पूछता है ना कि अगर यहाँ पर कोई है, वो बाय द वे एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन जाता है, तो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई है तो अपने होने का संकेत दो। एंड गेस व्हाट राहुल, उस मूवी में क्या होता है, 2012 की शायद वो मूवी है, 12 या 13 की, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मैजिकल ऑर्ब्स उड़ने लगते हैं हवा में, मतलब 1 2 3 4 कम से कम 25-30 ऑर्ब उड़ने लगते हैं। और वो कहता है कि यदि आप लोग यहाँ पर हैं तो सारे के सारे मुझे दिखें, तो कम से कम उसे 100-150 ऑर्ब्स दिखने लगते हैं, हर एक एंटिटी का एक ऑर्ब। ये कौन सी मूवी बताई आपने? 3 AM। कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता, और बहुत सही कॉन्सेप्ट पे दिखाई गई वो मूवी। तो उस एनर्जी ऑर्ब्स को देखने के बाद मुझे ये लगा कि एनर्जी ऑर्ब एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे चाइनीज एनिमेज होते थे जो मैं देखता था, उसमें भी ऑर्ब्स का कॉन्सेप्ट था। एक एनिमे आया था, उसका नाम था हंटर, दी हंटर करके। तो उसमें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है, वो भूतों को पकड़ने निकलता है एक तरीके से। तो उसे भी हमेशा ऑर्ब्स दिखते हैं, फिर वो ऑर्ब को और मास्टर करता है, तब जाकर उसे एक पूरा स्वरूप दिखता है एक तरीके से। तो शायद ये बचपन से ही कहीं ना कहीं ऑर्ब्स का कॉन्सेप्ट हमारे टीवी में या फिर हमारे सिनेमा में कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जो लाइट ऑर्ब्स का आपने डिफाइन किया, तो इसका नॉर्मली कलर क्या होता है? अगर कलर जैसी कोई चीज होती है उसमें, तो कलर देखिए, फोटो में मोस्टली मैंने देखा है, वीडियो में जो दिखता है वो व्हाइट होता है, एक तरीके से व्हाइट होता है, एक तरीके से जैसे व्हाइटिश, कैसे बोलूं आपको, जैसे आपने कोई फोटो ली, कोई फोटो है मान के चलिए, और उस पे उसको आपने ब्लेड से ऐसे मिटा दिया, राइट, एक राउंड शेप में, राइट, ब्लेड से मिटा दिया, तो कैसे उसमें एक अजीब सा धब्बा टाइप का पड़ जाता है, राइट। तो वैसा ही कुछ ऑर्ब दिखता है। ऑल्सो जब भी कभी ये ऑर्ब्स कलेक्ट हुए हैं राहुल, तो देखा क्या गया है, या तो वीडियो चल नहीं रही है, या तो ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, या तो जो ऑर्ब आ रहा है सिर्फ उतनी ही वीडियो चल रही है, ऐसा भी हुआ है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में कि यदि लेट सपोज कहीं पर बहुत ज्यादा कोई एंटिटीज मौजूद हैं जो ऑर्ब्स के रूप में दिख सकती हैं कैमरे में, तो एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है कि यदि मैं उसको कैमरे में कैप्चर करता हूं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो मेरे कैमरे में जो वीडियो कैप्चर हो रही है उस पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? अगेन ये बहुत ही थ्योरेटिकल सी बात है। हम लोगों ने इससे पहले हमने बात करी थी वकार राज्य के बारे में और K2 मीटर के बारे में, हम लोगों ने जिक्र किया था। बात ये कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग उनके हिसाब से अगर कोई स्पिरिट होती है तो स्पिरिट का एक EMF होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जी,
बट मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो एक फिजिकल बॉडी का ही हो सकता है जी। तो ये फर्क है। अगर आप उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जाएं कि भाई अगर कोई भूत प्रेत है आसपास में तो उसका एक खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके रिकॉर्डिंग पे इफेक्ट करेगा। लेकिन करा है राहुल, मैं आज तक ये नहीं जान पाया हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। उस पे करा है और बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से। इवन जो राम अशोक जी और वकार राज जी की अपनी पर्सनल रिसर्च है जी, उसमें भी उन्होंने ये पाया कि मैजिकल ऑर्ब्स के साथ साथ किसी स्पिरिट या आत्मा के रोने की आवाज आई है।